हम ये बात कर रहे थे कि 1-to-1 रिलेशन में दो टेबल्स एक दूसरे के कॉलम को प्राइमरी की और फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल कर लेती है, प्लस उसमें उन टेबल्स के जो एडिशनल कॉलम्स हैं वो नॉर्मली उसमें रह सकते हैं। जैसे क्लाइंट टेबल में क्लाइंट आईडी है प्राइमरी की, प्लस में नेम और बाकी सारे जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है वो हम स्टोर कर सकते हैं। जब हम ये देखते हैं कि क्लाइंट टेबल में काफ़ी सारे कॉलम्स हो गए हैं, मैनेजेबिलिटी में दिक्कत आ रही है, तो हम उसको सिंपली स्प्लिट कर सकते हैं और दोनों में क्लाइंट आईडी कॉमन रखते हुए कुछ कॉलम्स उधर और कुछ कॉलम क्लाइंट डिटेल में रख सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर। दोनों में क्लाइंट आईडी कॉलम है और दोनों ही अपने एडिशनल कॉलम्स के साथ टेबल में है। ये 1-to-1 में संभव है। दूसरा है हमारे पास 1-to-many और many-to-1, वाइस वर्सा। इसमें जैसे हमने बिल मास्टर टेबल देखा, इसमें बिल आईडी कॉलम है और एक क्लाइंट आईडी कॉलम है। अब क्लाइंट आईडी कॉलम जो है वो रेफरेंस है मेन क्लाइंट टेबल का, और बिल मास्टर में बिल के जो बाकी डिटेल्स हैं जैसे बिल अमाउंट, बिल प्लेस, पेमेंट मोड, ये सब आपको इसमें चल रहा है। अब जब भी हम कभी मैनी टू मैनी की बात करेंगे तो मैनी टू मैनी में क्या होता है कि दोनों तरफ से मैनी रिलेशंस होने की वजह से आपको हमेशा एक थर्ड टेबल इंट्रोड्यूस करनी होती है, जिसे आप मैपिंग टेबल बोलते हैं, और उसमें जो प्राइमरी की होता है वो सुपर की भी होता है। जनरली प्राइमरी की भी प्राइमरी की जो होता है वो सुपर की भी होता है। का मतलब यह है कि जो मैपिंग टेबल बनी है उसमें और एडिशनल कॉलम्स नहीं होंगे, दोनों ही टेबल के प्राइमरी की या जो भी रिलेशन मेंटेन करना चाहें जिस कॉलम से, कोई यूनिक की भी हो सकता है, उसको लेके हम एक तीसरा टेबल बना लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर हमने बनाया बिल कैटेगरी। अब हमने इसमें रखा कि जो 1 नंबर बिल है हमारा, बिल आईडी, बेसिकली बिल आईडी और कैटेगरी आईडी। बिल आईडी 1, कैटेगरी आईडी 1, मतलब बिल 1 फर्स्ट नंबर बिल जो है उसमें ग्रोसरी के आइटम्स भी हैं, फर्स्ट नंबर बिल में इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम भी है, फर्स्ट नंबर बिल में किचन के आइटम भी है। सिमिलरली सेकेंड नंबर बिल में ग्रोसरी है, सेकेंड नंबर बिल में इलेक्ट्रॉनिक्स है, थर्ड नंबर बिल में इलेक्ट्रॉनिक्स है और थर्ड नंबर बिल में ग्रोसरी है। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ वैल्यू रिपीट हो रही है, तो कैटेगरी आईडी कॉलम मैं बिल मास्टर टेबल में ऐड नहीं कर सकता था। अगर मान लेते मैं नॉन रिलेशनल होता, मतलब ये अगर मेरा पास नॉर्मल एक एक्सेल शीट ही होती तो मैं यहाँ ऐड कर सकता था बिल कैटेगरी, और बिल कैटेगरी में मैं यहाँ लिख सकता था 1, 2, 3, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 एंड इसमें हमने लिया है 2, 1। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में इस तरीके की वैल्यू सपोर्ट ही नहीं होती है। बिल कैटेगरी मतलब एक सेल में एक ही वैल्यू हो सकती है, आइदर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा बिल आईडी 1 के लिए। सिमिलरली बिल आईडी 2 के लिए बिल कैटेगरी में या तो 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो आपको पता है ना एसिड प्रॉपर्टी, कोई बताएगा व्हाट इज द एसिड प्रॉपर्टी? एसिड प्रॉपर्टी के बारे में कोई बता पाएगा अभी? हेलो जी सर, अभी हाँ, डेटाबेस में एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है? सर वो एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन। हाँ, तो अगर एक सेल में मैं एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो मैं डेटाबेस की कौन सी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा होता हूँ? आइसोलेशन नहीं, एटॉमिसिटी। मतलब आपके सेल में जो वैल्यू होगी वो एक होगी, और हम अभी तक सबसे छोटी यूनिट एक को एटम मानते हैं। भैया एटम से छोटा कोई एक नहीं है।
तो इसलिए है A फॉर एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी मीन्स एक वैल्यू, एक कोई भी वैल्यू एक वैल्यू, उसमें ऐसा नहीं है कि ये भी है और वो भी है। कैटेगरी में 1 भी है 2 भी है, ये नहीं चलेगा। आप पोटी कर रहे हो? तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने निकाला, हाँ जी, एक टेबल में मैप किया और वहां पे उसको डुप्लीकेट किया। 1 को डुप्लीकेट किया 3 बार, तो इसमें 1 2 3 आ गया। 2 को डुप्लीकेट किया 2 बार, तो इसमें 1 2 आ गया। 3 को डुप्लीकेट किया 2 बार, तो इसमें 2 1 आ गया। अब बताइए इसमें प्राइमरी की क्या होगी, बिल कैटेगरी मैप टेबल में प्राइमरी की क्या होगी? दोनों को साथ मिला के सर। ओके, वेरी गुड। जब इस टेबल में कितने कॉलम है, 2 बिल कॉलम कैटेगरी मैप में कितने कॉलम है? 2 कॉलम सर। जब सारे के सारे कॉलम प्राइमरी की के पार्ट हों तो उस कॉलम को क्या बोलते हैं? सर कैंडिडेट की। नहीं, कैंडिडेट की तो वो कीज होती है जो प्राइमरी की डिफाइन होने से पहले आप डिसाइड करते हो कि भाई ये सब मेरे प्राइमरी की में बन सकते सर हैं। सुपर की कहते हैं। वेरी गुड। तो सुपर की डेफिनेशन क्या हुई? सुपर की डेफिनेशन क्या हुई? All attributes are of primary. All attributes are part of composite primary key. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बिल कैटेगरी मैप के हेल्प से बिल कैटेगरी और बिल मास्टर टेबल के बीच में हमने 1 to 1 सॉरी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया। अब कोडिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास कोई है, यहाँ पर हम लोग जो शुरू में चल रहे थे ऑथर एंड बुक के बीच में, तो हमने एक मैप टेबल बनाया था। क्योंकि ऑथर और बुक भी इसी तरीके के रिलेशन है। एक बुक में एक से ज्यादा ऑथर हो सकते हैं और एक ऑथर के पास एक से ज्यादा बुक हो सकती है, यानी कि बुक में मल्टीपल ऑथर और ऑथर के मल्टीपल बुक। तो बुक और ऑथर के बीच में भी कैसा रिलेशनशिप हो सकता है? मल्टीपल, मैनी टू मैनी। तो हमने जो टेबल बनाई है वो देखो, ये देखो, एक टेबल हमने बनाई है बुक की, एक टेबल हमने बनाई है ऑथर की, अरे हमारे पास कोई ऑथर नहीं है। अच्छा, ऑथर टेबल था, ऑथर टेबल में 2 ऑथर है, ये उल्टा पुल्टा हो गया है। अम्बरीश यहाँ आएगा और दिल्ली यहाँ आएगा। और बस 2 ऑथर है, अम्बरीश एंड अरुण कुमार। अब बुक्स के बीच में और ऑथर के बीच में जो रिलेशन है वो हमने यहाँ डिफाइन किया है, बुक ऑथर मैप। कि बुक आईडी 1 को ऑथर आईडी 1 ने लिखा है, बुक आईडी 2 को ऑथर आईडी 1 ने लिखा है, बुक आईडी 3 को ऑथर आईडी 2 ने लिखा है, 4 को 2 ने लिखा है और 3 को 1 ने भी लिखा है। मीन्स जो बुक नंबर 3 है उसमें 2 ऑथर है, अम्बरीश एंड अरुण। बाकी सब में अभी हम बात करें तो अरुण के कितने बुक्स हो गई?
1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और अम्बरीश की कितनी बुक हो गई? सॉरी, ऑथर नंबर 1 अम्बरीश है, तो 1 का 1 नंबर, अम्बरीश का 1 नंबर बुक, अम्बरीश का 2 नंबर बुक और अम्बरीश का 3 नंबर बुक। अरुण 3 नंबर में को राइटर भी है और 4 नंबर बुक अरुण की एक्सक्लूसिव है। यही रिलेशन बना है कि एक ऐसी बुक है जिसमें 2 ऑथर है, बुक आईडी 3। इसको हम हाइबरनेट को कैसे बताएंगे, हाइबरनेट को कैसे मैप करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टेबल आपका ऑनर टेबल होता है और दूसरा टेबल आपका रेफरेंस टेबल होता है, या रिवर्स आप उसको बोलते हैं। बुक से बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया, बुक थी, बुक को हमने बताया कि आपके पास सेट ऑफ ऑथर रहेगा, मतलब आपके पास एक से ज्यादा ऑथर की लिस्ट रहेगी। इसे आप सेट भी ले सकते हैं, एरे लिस्ट भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे उसको मैप करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ऑनर टेबल होगा, यहाँ पे ऑनर कौन है? बुक है। बुक टेबल को हमने ऑनर बना रखा है। मैनी टू मैनी में आप किसी को भी ऑनर डिसाइड कर सकते हैं। ये आप थोड़ा सा और उसको सोचिए और आप देखिए कि आप कैसे दो रिलेशंस में, दो टेबल के बीच में अगर मैनी टू मैनी रिलेशन है और उसकी एक मैपिंग टेबल जनरेट हुई है, तो मैपिंग टेबल में दोनों ही पार्टी, मतलब दोनों ही टेबल के प्राइमरी की वहां पर अवेलेबल है। कंपोजिट प्राइमरी की है, सुपर की है। सुपर की में आप किसी भी पार्ट को, किसी भी कंपोजिट प्राइमरी की के पार्ट को मान सकते हैं कि ये मेरा ऑनर है। मतलब मैं बुक से ऑथर ढूंढूंगा तो बुक ऑनर हो जाएगा, और ऑथर से उसकी किताबें ढूंढूंगा तो ऑथर ऑनर हो जाएगा। ये आपको थोड़ा डिसाइड करने की बात है। आप 4-5 बार अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सिनेरियो में, जैसे बिल कैटेगरी का हमने एक सिनेरियो ले लिया, बुक ऑथर का एक सिनेरियो हो सकता है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का सिनेरियो हो सकता है कि भाई चलो ठीक है, हमारे यहाँ एम्प्लॉय जो है वो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपने एक एम्प्लॉय और एक प्रोजेक्ट, दो टेबल बना ली। एक एम्प्लॉय को 4 प्रोजेक्ट में रख दिया, दूसरे एम्प्लॉय को भी 4 प्रोजेक्ट में रख दिया, और इनमें उनका जो प्रोजेक्ट्स है वो कॉमन भी है। तो जैसे ही कॉमन प्रोजेक्ट्स होंगे तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आ जाएगा। जैसे कि बुक नंबर 3 में कॉमन राइटर्स हैं, 2 राइटर्स हैं, मैं और अरुण दोनों बुक नंबर 3 में कॉमनली राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ज्वाइन टेबल वाला @ का एनोटेशन है, ये ऑनर टेबल के पास होगा। आप इसे नोट कर लीजिए कि @join table annotation will be used with the owner entity। जो आपका ऑनर एंटिटी है उस पर आप @join table लिखेंगे। इसके बाद आप बताते हैं कि जो हमारा बेस टेबल है जिसमें मैपिंग रखी गई है, हमने बात की कि जब भी आप मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, आपके 2 टेबल से मिलके एक थर्ड टेबल जनरेट होता है जिसमें सुपर की भी होती है। इन जनरल सुपर की होती है, प्लस में आप थोड़ा बहुत और कुछ रखना चाहे रख सकते हैं। देन ज्वाइन कॉलम, तो ज्वाइन कॉलम आप ऑनर के कॉलम आईडी को डिफाइन करते हैं कि मेरे टेबल में, ऑनर टेबल में ये कॉलम मेरा मेन कॉलम है, मैं इस कॉलम के अगेंस्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। देन इनवर्स ज्वाइन में आप जो आपका नॉन ऑनर टेबल है, जो आपका नॉन ऑनर टेबल है उसके जो कॉलम है प्राइमरी की, जहां पे आपने उसको रेफर करना है, उसका आप कॉलम का नाम रखते हैं। इसको आप एक तरीके से याद ही कर लीजिए कि @join टेबल में आपका ऑनर टेबल, पहली बात तो @join टेबल आपके ऑनर टेबल में आएगा। ऑनर टेबल में आप नेम देके उसकी जो मैपिंग टेबल है उसको डिफाइन करते हैं। देन ज्वाइन कॉलम्स में ऑनर टेबल के कॉलम का नाम आएगा और इनवर्स ज्वाइन में नॉन ऑनर टेबल का कॉलम का नाम आएगा। इसके बाद आप इसको सेट एरे लिस्ट बना सकते हैं। अब एक बार ऑथर भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ना कि ऑथर कोड से भी रिलेशन रहेगा। ऑथर टेबल में देखिए, ऑथर टेबल में भी क्या है, सेट ऑफ बुक्स है। यहाँ पर भी सेट है, दोनों के पास सेट है।
ऑथर कहता है ये बुक का सेट मेरा, बुक कहती है कि ये ऑथर का सेट मेरा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने @ज्वाइन टेबल का इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बजाय हमने मैप्ड बाय का इस्तेमाल किया है। और मैप्ड बाय में वही एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जो एट्रीब्यूट हमने बुक टेबल में सेट बनाई थी। यहाँ पर हमने क्या बनाया था, बुक टेबल में ऑथर्स नाम से एक हमने एट्रीब्यूट बनाई थी जो कि एक सेट था। तो ऑथर टेबल में हम मैप्ड बाय का इस्तेमाल करते हैं, ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दिस विल बी इन नॉन ऑनर टेबल। ये तो हो गया आपका स्प्रिंग का, हाइबरनेट का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। अब एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है वो, हमने यहाँ पर @data इस्तेमाल किया है जो कि लॉम्बॉक प्रोजेक्ट का फीचर है। यह आपका हेल्प क्या करता है, सेटर गेटर जनरेट कर देता है रन टाइम पे, और आपका कोड जो है वो क्लीन रहता है। देन एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, वो आपका इक्वल्स एंड हैश कोड और टू स्ट्रिंग, इस 3 मेथड को भी ओवरराइड कर देता है। ये 3 मेथड हाइबरनेट के लिए रिक्वायर्ड है जब वो एंटिटी को चेक करता है और उसके परसिस्टेंस को मैनेज करता है। तो यहाँ पर हमने ये लिखना पड़ेगा @equals and hashcode dot exclude और toString dot exclude, मतलब हम लॉम्बो को कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इक्वल और हैश कोड और टू स्ट्रिंग, इन 3 मेथड्स को ओवरराइड ना करें, जैसा है वैसा रहने दें। ये तब इस्तेमाल नहीं होगी, ये लॉम्बॉक प्रोजेक्ट का है बेसिकली, आप देख लीजिए यहाँ इंपोर्ट स्टेटमेंट में, ये लॉम्बॉक का है। इन दोनों को नहीं लगाने से हाइबरनेट मिसबिहेव करता है और आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो तभी लगाना है जब आपके प्रोजेक्ट में लॉम्बॉक आप यूज कर रहे हो। अगर आप लॉम्बॉक यूज नहीं कर रहे हो तो आएगा ही नहीं है, मतलब @data भी नहीं होगा तो @equals and hash code भी नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, इस प्रॉब्लम को ढूंढने में मुझे 5-6 घंटे लग गए थे, क्योंकि एज पर मैपिंग, एज पर हाइबरनेट नॉलेज, सब कुछ अपनी जगह ठीक था। मैनी टू मैनी ऐसे ही लिखा जाता है, मैप बाय होता है नॉन ऑनर टेबल में, @ज्वाइन टेबल होती है ऑनर टेबल में, सब कुछ अपनी जगह ठीक था, फिर भी प्रोग्राम एरर दे रहा था। और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये हाइबरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये @data की प्रॉब्लम है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने में 4-5 घंटे लगे और काफ़ी स्ट्रगल रहा उस दिन तो, लेकिन फाइनली स्टैकट्रेस से और गूगल से ये बात पता लगी कि @data टू स्ट्रिंग और इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड को ओवरराइड कर रहा है, जिस वजह से हाइबरनेट चीज़ों को मैप नहीं कर पा रहा है, हाइबरनेट एंटिटी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका देख लेते हैं, कहीं पे हमने बनाया होगा, यहाँ पे इसमें तो हमारे पास वही था ना, बिल्कुल शुरू में 1 नंबर बुक की डिटेल दिखाओ, ये यहाँ पर हमने क्या किया है, बुक की डिटेल हमने मंगाई है और उससे बोला है ऑथर को लिस्ट भी बताइए। ऐसे भी बोला है, इसको मैं एरे लिस्ट में भी निकाल सकता हूँ। एनीवे, एक बार एंटिटी और प्रॉपर्टी मिल जाती है तो फिर हम उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। 1 नंबर, अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, बुक नंबर 2 जावा प्रो, ऑथर नेम, अच्छा ये नाम सेव नहीं हुआ था वहाँ पे, अरुण कुमार अम्बरीश, ऑथर नेम ब्लैंक, यहाँ क्या आ रहा है, मैंने कौन सा डेटाबेस में कर दिया, ये कौन सा डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। एनीवे देखते हैं अभी। ऑथर ID 1 नेम दिल्ली, उल्टा हो गया है। ऑथर ID 2 नेम ब्लैंक, ऑथर ID 2 नेम ब्लैंक। मुझे लग रहा है मेरी मैपिंग गलत है, नेम में एड्रेस, एड्रेस में नेम आ रहा है, चेक करते हैं।
ऑथर ऑथर कॉलम ऑथर नेम कॉलम ऑथर एड्रेस कॉलम ऑथर एड्रेस पिन कोड। ठीक है, यहाँ पे तो हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है। प्रॉपर्टी फाइल में चेक करते हैं हमारा डेटाबेस कौन सा अभी कनेक्टेड है। डेमो 3, यहाँ पर मैं कहाँ हूँ, डेमो 3, ऑथर अंडरस्कोर एड्रेस, ऑथर अंडरस्कोर नेम, ऑथर अंडरस्कोर एड्रेस, ऑथर अंडरस्कोर नेम, ऑथर अंडरस्कोर नेम, ऑथर अंडरस्कोर एड्रेस। ठीक है, स्टॉप मेन, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। बुक का ऑथर का टू स्ट्रिंग करेंगे तो ऑथर की सारी प्रॉपर्टी उसके ऑर्डर में आनी चाहिए ना। कहाँ से रीड कर रहा है ये? एड्रेस में अभी भी अम्बरीश आ रहा है। सर एड्रेस के अंदर अम्बरीश ही है इसमें। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट कॉलम नेम है, हमने भी उल्टा पुल्टा बनाया है ना। मैं जनरल में सोच रहा हूँ कि ऑथर कोड के बाद ऑथर नेम कॉलम ही होगा, ऊपर हेडिंग नहीं पढ़ रहा हूँ। अब ठीक है। इसके बाद क्या है कि एक तो ये हुआ कि हमने ये बात की कि ऑनर टेबल में एड्रेस ज्वाइन टेबल लगाएंगे, इस बात को याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। ऑथर टेबल में हम मैप्ड बाय लगाएंगे, मतलब नॉन ऑनर टेबल में हम मैप्ड बाय लिखेंगे, और मैप्ड बाय में हम वही प्रॉपर्टी लिखेंगे जिसको हमने ऑनर टेबल में जो सेट या लिस्ट बनाई है। इसके बाद एक और चीज है, जब मैं एक नया बुक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसमें एक नया ऑथर सेट करूंगा, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे पास वो था ना, क्या था, ऐड न्यू बुक। ऐड न्यू बुक पे आते हैं। हमने यूजर से पूछा भाई बुक का नंबर नाम बता दो, और एक ऑथर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं भी ट्रायल ही कर रहा हूँ अभी। ऑथर इक्वल टू न्यू ऑथर, ऑथर डॉट सेट आईडी 1। अभी मैं हार्ड कोडेड दे रहा हूँ, फिर यूजर से पूछ लूंगा। ऑथर डॉट सेट नेम अम्बरीश झा, और बुक डॉट गेट ऑथर्स डॉट एड ऑथर। ये मैंने कर दिया, इसको रीरन करते हैं। अभी मैंने हार्ड कोडेड रखा है कि भाई ये किताब जो आने वाली है उसमें ऑथर अम्बरीश ही रहेगा। फिर हम इसे कंसोल पे यूजर से पूछ लेंगे कि आप बताओ बुक नेम,
सैमसंग। इसने क्या किया, बुक ऑथर टेबल में भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। चेक करते हैं। लेकिन मुझे कोई रिकॉर्ड दिख नहीं रहा है और यहाँ पे सैमसंग दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हमने डाला, हमने बोला भाई बुक नंबर ले लो, सॉरी ऑथर आईडी ले लो मेरे से, लेकिन उसने टेबल में कोई चेंज नहीं किया। टेबल में अभी भी 2 ही रिकॉर्ड है। फिर मैं बोलता हूँ ऐसा है कि मेरा बुक जो ऑथर आईडी है ना वो 3 है, 1 नहीं है। रीरन करते हैं। दो नंबर LG। तीन नंबर क्यों, क्या कौन सा वायलेट हो गया भाई? इंसर्ट और अपडेट ऑन बुक टेबल वायलेट फॉरेन की, ऑथर बुक P की, F की, बुक ऑथर मैप वायलेट्स फॉरेन की कंस्ट्रेंट। हाँ, पहले कौन सी चली? बुक नेम, बुक आईडी, फिर कौन सी चली? बुक मैप। वेरी गुड। हमने 3 नंबर डाला था, इंसर्ट और अपडेट ऑन टेबल वायलेट्स बुक ऑथर, ऑथर कोड। मैप में डालने लगा। यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है देखो, ऑथर कोड 3 इज नॉट प्रेजेंट इन द टेबल ऑथर। ऑथर टेबल में 3 नंबर का कोई ऑथर है ही नहीं, हम उसे कैसे मैप कर लें? यहाँ पे मेरे हिसाब से एक और इंसर्ट की क्वेरी चलनी चाहिए थी, इंसर्ट इनटू ऑथर टेबल एंड देन 3 नंबर ऑथर से अमरीश झा उसमें ऐड हो जाते, फिर ये क्वेरी चलती बुक ऑथर मैप की, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ये तो जेन्युइन सी बात है कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा के रखा हुआ है। यहाँ देखिए जो हमारा ये बुक ऑथर मैप टेबल है, ये वाला, इसका स्क्रिप्ट देखते हैं। यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, दिखाई पड़ रहा है 2 कंस्ट्रेंट? जी सर। पहला कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि मैं हूँ ऑथर कोड फॉरेन की, मेरा टेबल है ऑथर कोड और ऑथर टेबल में मेरा कॉलम है ऑथर कोड। मतलब ये तो हो गया मैपिंग टेबल का कॉलम, दिस ऑथर कोड माने ये वाला ऑथर कोड, और ये वाला ऑथर कोड का मीन मतलब है ऑथर टेबल का ऑथर कोड। सिमिलरली ये वाली बुक आईडी, ये वाली बुक आईडी है, और जो बाद में पब्लिक डॉट बुक टेबल की बुक आईडी है ये बुक वाले टेबल की है। तो इस टेबल में वो रिकॉर्ड नहीं आ सकते जो कि दोनों टेबलों में ना हो, मतलब जो ऑथर टेबल में नहीं है उसकी आईडी इस टेबल में नहीं आएगी, और जो बुक टेबल में नहीं है उसकी आईडी इसमें नहीं आएगी। हमारा कंस्ट्रेंट क्या वायलेट हुआ? हमारा कंस्ट्रेंट वायलेट हुआ है ये वाला, बुक अंडरस्कोर ऑथर, ऑथर कोड F की। यहाँ देखते हैं ये वाला, इसका मतलब हो गया कि ऑथर टेबल में 3 नंबर ऑथर नहीं है। अब ये हाइबरनेट को करना चाहिए था कि जब उसने यहाँ डिटेक्ट किया है, जब यहाँ पर हमने ऑथर नंबर 3 सेट करके भेजा है तो उसे यहाँ पर इसको स्टोर करना चाहिए था। अब इसको करने के लिए फिर मुझे ऑथर टेबल को भी बुलाना पड़ेगा कि भाई पहले आप ऑथर, अभी फिलहाल, लेकिन हम इसे ठीक करेंगे। हाइबरनेट को ये इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि जब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं और ऑनर के इंस्टेंस को परसिस्ट करना चाहते हैं, और ऑनर के इंस्टेंस में हमने नॉन ऑनर का कोई नया ऑब्जेक्ट अगर स्टोर किया है तो वो उसे पहले स्टोर करे, मतलब एज पर रूल पहले वो बुक में रिकॉर्ड डाले, फिर ऑथर में रिकॉर्ड डाले, फिर ऑथर बुक के मैप में रिकॉर्ड डाले। यहाँ पर एक क्वेरी हमारे को मिसिंग आ रही है यहाँ पर बीच में, कि ऑथर के टेबल में अगर रिकॉर्ड चली जाती तो ऑटोमेटिकली मैप भी हो ही जाता।
इसको थोड़ा सा मुझे अभी और देखना है। फिलहाल अगर हमारे को ये चलाना है तो मुझे ऑथर रिपोजिटरी बुलानी पड़ेगी और उसमें ऑथर रिपोजिटरी में सेव, अगर मैं ये लाइन चला दूं फिलहाल मेरा काम अभी बनेगा। अब क्या क्या चला, पहले ऑथर को मैप किया, सॉरी मैप नहीं, अटैच किया, फिर ऑथर टेबल में इंसर्ट किया, फिर बुक में इंसर्ट किया, फिर मैप में इंसर्ट किया। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। ऐड मैंने डाला, किया। अब देखो रिकॉर्ड पहले से अवेलेबल था ऑथर टेबल में 3 नंबर ऑथर का, तो उसके इंसर्ट की क्वेरी नहीं चली। बुक में इंसर्ट हुआ, मैप भी हो गया खुशी खुशी। कंटिन्यू यस, और 1 नंबर। यहाँ पर हमारे पास ऑथर में भी डेटा आ रहा है। ठीक है, बाकी इसको मैं अभी और देखता हूँ कि ये मुझे ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए थी, ये लाइन बिना लिखे भी चलनी चाहिए थी। ये लाइन ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल इन द सेंस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में ऑनर टेबल में रिकॉर्ड आने से वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है बाकी टेबलों में भी, और फिर बाद में मैप भी हो जाता है। ये मुझे अपने हाथ से नहीं लिखना चाहिए था, ये बुक को ही परसिस्ट करने में हो जाना चाहिए। फिलहाल आपको ये तो पता लगा कि @many to many के लिए आपको एक @join टेबल है जो कि ऑनर टेबल में, ऑनर के एंटिटी में लगानी है, और मैप बाय जो आपको प्रॉपर्टी है वो नॉन ऑनर टेबल में लगानी है। इसमें क्लियरिटी आ गई ना आपको, ये वाली बात? इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। हेलो, नो सर, अभी एक बार प्रैक्टिस करके। हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, और एक बार नहीं, आप ना इसको आराम से बुक ऑथर के बीच में, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के बीच में, और क्या हो सकता है, टैग्स और आर्टिकल के बीच में। सपोज आप एक ब्लॉग लिखते हैं तो एक ब्लॉग के अंदर कई सारे टैग हो सकते हैं, हो सकता है ना, एक ब्लॉग साइंस भी हो, फिक्शन भी हो। जी सर। और जो टैग है उस टैग में कई सारे ब्लॉग्स होंगे, तो टैग आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या नाम है जिनके बीच में आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं। आपके पास एक तो बुक ऑथर एग्जांपल है, बुक और ऑथर के बीच में होगा, और ऑथर बुक मैप टेबल बनेगी तीसरी। एक आप ले सकते हैं ब्लॉग, ले लीजिए ब्लॉग, ब्लॉग आईडी, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग डेट, और उसका आप ले लीजिए टैग्स। ब्लॉग के टैगिंग क्या है, मतलब वो साइंस कैटेगरी में है, एंटरटेनमेंट कैटेगरी में है, एजुकेशन कैटेगरी में। सर जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा तो हमेशा थर्ड टेबल बनेगी ही बनेगी। ऑप्शन नहीं है ना, बनेगी ही बनेगी, क्योंकि दोनों तरफ से मल्टीपल वैल्यूज आ रही है ना। बुक ऑथर, ब्लॉग टैग, एम्प्लॉई, प्रोजेक्ट, एम्प्लॉई प्रोजेक्ट, क्योंकि आपके ऑफिस में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है और एक से ज्यादा एम्प्लॉई है, और एक एम्प्लॉई 2 प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, और एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा एम्प्लॉई काम कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉई प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये 3-4 है, और भी आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। बुक ऑथर, ब्लॉग टैग और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, इन सबका आप एक एक करके बनाइए, आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और क्लियरिटी भी आएगी। जब तक आप 3-4 बार इन सभी तरीके के जॉइंट्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको थोड़ा हेजिटेशन रहेगी। तो इस टॉपिक के साथ ना हमारा हाइबरनेट अभी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, हमने कलेक्शन डेटा टाइप्स भी देख लिए, और 3 ही तरीके की आपको मैपिंग्स आती है, 1 to 1, मैनी टू 1, मैनी टू 1 का ही उल्टा 1 to मैनी है, और मैनी टू मैनी। अब हम नेक्स्ट क्लास से
और दूसरे टॉपिक्स हैं, मैं विशाल सर से एक बार पूछ लेता हूँ कि और क्या टॉपिक कराना है, कैसे कराना है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। हाइबरनेट में अभी तो हमारे को फिर जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब मान लेते हैं स्प्रिंग वेब एमवीसी करते हैं, उसमें भी हमारा बैकएंड हाइबरनेट ही रहेगा। जो भी हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे वो फाइनली हाइबरनेट के थ्रू ही परसिस्ट होगा। तो हाइबरनेट की प्रैक्टिस तो आपको कीप ऑन चलती रहेगी। आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो भी हाइबरनेट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हर चीज करेंगे ना। अगर मान लेते हैं आप एंगुलर भी करते हैं, वेब पेजेस भी बनाते हैं, तो अल्टीमेटली उसका बैकएंड वेब सर्विसेज बनाएंगे ही बनाएंगे। वेब सर्विस बनाएंगे तो उसके पीछे उसका रिपोजिटरी बनाएंगे ही बनाएंगे, और रिपोजिटरी बनाएंगे तो हाइबरनेट फिर आ जाएगी। तो अभी आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, और भी दूसरे बुक्स ट्यूटोरियल्स को रेफर कीजिए। ये जो अभी मैंने आपको बताया है पिछले 4-5 क्लासेस में, वो बिल्कुल बेसिक हाइबरनेट है। एंटिटी की मैपिंग करना, एंटिटी क्रिएट हो जाना, एंटिटी को लिस्ट करना, सेव करना और ज्वाइंस करना, इतना सफिशिएंट है। इसके आगे जब हमने वो देखा था जेपीए की क्वेरीज, कहाँ था मेरे पास जेपीए की क्वेरीज? आई थिंक मेरे पास बुक एंटिटी में ही थी, बुक रिपोजिटरी में। ये और जो कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल की क्वेरीज होती है, उनको हम फिर जेक्यूएल, एचक्यूएल और नेटिव क्वेरी के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल आपके पास ओपन स्पेस है, @क्वेरी लगा के आप कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं और कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक में देखा जाए तो आप सिर्फ डायरेक्ट एंटिटी परसिस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। बाकी के जो रिपोर्टिंग की MIS की जो क्वेरीज होंगी, वो तो क्वेरीज डेफिनेटली उसमें कई सारे लेफ्ट जॉइन लगेंगे, जॉइंस लगेंगे, कंडीशंस लगेगी, सब क्वेरी लगेगी। उन सब के लिए हम जनरली प्रेफर करते हैं @क्वेरी। क्वेरी मॉडल जो है एचक्यूएल का, एसक्यूएल और जेपीक्यूएल का, उन सबको हम प्रेफर करते हैं। बाकी जहाँ तक आपका नॉर्मल ऑपरेशंस है, जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, आपने सबसे पहले लॉगिन मॉड्यूल बनाया, तो उसमें आप डेटाबेस से क्या करेंगे, यूजर की डिटेल को सिलेक्ट करेंगे और मैच करेंगे कि पासवर्ड मैच हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल सिलेक्ट है आपका, नॉर्मल जो हाइबरनेट देता है फाइंड बाय आईडी, दैट इज सफिशिएंट। जब आप उसको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या और कोई फॉर्म है, किसी भी तरीके का फॉर्म है, आप उसको फिलअप करते हैं तो नॉर्मल सेव कमांड से चल जाती है, आपका काम हो जाता है। जैसे आपने एक फॉर्म बनाया है, उसमें आपके पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स हैं, सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट यूजर टाइप, समथिंग आपके पास ड्रॉप डाउन्स है। उन ड्रॉप डाउन्स के लिए आप जो मास्टर टेबल्स बनाएंगे, उससे सिंगल सिलेक्ट से ही आपका सारा डेटा आता है। उसमें ज़्यादातर में वेयर कंडीशन भी नहीं होती है, जैसे सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट प्रोजेक्ट टाइप, कोई भी तरीके का सिंगल ड्रॉप डाउन है तो उसमें आपको कोई वेयर कंडीशन नहीं होगी। जहाँ पे ड्रॉप डाउन कास्केड होते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टेट के बेस पे, सिलेक्टेड स्टेट के बेस पे आप सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को लोड कराते हैं। उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट के टेबल में वेयर कंडीशन में स्टेट आईडी पास करते हैं। वहां पर भी आपका ये, जैसे आपने गेट ऑल डिस्ट्रिक्ट करके एक फंक्शन बना लिया, इसी में डिस्ट्रिक्ट वाले में गेट ऑल डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट आईडी करके एक फंक्शन बना लिया, और आपके एंटिटी में डिस्ट्रिक्ट टेबल में स्टेट आईडी कॉलम है ही, कोई आपको कोडिंग भी नहीं लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा, जैसे ये है ना, फाइंड बुक बाय बुक नेम एंड्स विद, वैसे हो जाएगा फाइंड डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आईडी, और उसमें जो भी उसका प्राइमरी की का टाइप होगा या स्टेट कॉलम, स्टेट आईडी कॉलम का जो टाइप होगा वो पास हो जाएगा, आपको क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। तो जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरीज हैं, जिसमें 1-2 कॉलम पे वेयर कंडीशन लगती है और आपका डेटा फिल्टर होकर निकल के आता है, जनरली ये इस टाइप की क्वेरीज आपके पेज के अंदर ड्रॉप डाउन, चेकबॉक्स लिस्ट, चेकलिस्ट, रेडियो बटन्स, इन सब में आप यूज करते हो उसको डायनेमिकली क्रिएट करने में। तो आपका प्रोजेक्ट देखो, आपने लॉगिन मॉड्यूल बना लिया सिंगल सिलेक्ट की क्वेरी से, फिर आपने फॉर्म में जो ड्रॉप डाउन्स और रेडियो बटन, चेकलिस्ट वगैरह है, उन सबको भी बना लिया सिंपल सिलेक्ट की क्वेरी से, मतलब सिंपल एंटिटी मैपिंग से वो निकल के आ गया। देन आपने फॉर्म को सेव कर दिया, वो भी आपको हाइबरनेट में करवा दिया। इस तरीके से आपका जब देखोगे आपके 60-70 प्रोजेक्ट के अंदर जो 60-70% फॉर्म्स होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं।
डेटा आता है, डेटा जाता है, वो आपका नॉर्मल हाइबरनेट कर देता है। फिर जब आप कभी एमआईएस की तरफ मूव करते हो कि आपको मंथली वीकली रिपोर्ट्स बना के देनी है, सेंसस सेक्शन कुछ रिपोर्ट देनी है, या कोई चार्ट वगैरह बनाना है जिसमें आपको बार चार्ट, ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट वगैरह लगाने हैं, उस जैसे सिनेरियो में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। एक, आप ऑफलाइन डेटा को प्रिपेयर कर लो, मतलब आपने कोई शेड्यूलर वगैरह बना के और उसके थ्रू आपने डेटा को रात को प्रिपेयर कर लिया और स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल्स के अंदर रख लिया, एमआईएस टेबल्स के अंदर डेटा रख लिया। अगर आप ये वाला अप्रोच फॉलो करते हैं तो आपको फिर सेम सिंपल हाइबरनेट से ही काम हो जाएगा और आपके एमआईएस टेबल से डेटा आके आपके चार्ट्स वगैरह पे और आपके ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगी। अगर आप ये डिसाइड करते हो नहीं मुझे तो एकदम रियल टाइम डैशबोर्ड देना है, डैशबोर्ड और एनालिटिक्स के में फ़र्क होता है। डैशबोर्ड आपको रियल टाइम डेटा देता है, अगर अभी जस्ट 2 मिनट पहले कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वो भी डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होगी। तो उसका इसका मतलब हो गया कि उसके ना बैकएंड पे आप ऑफलाइन एमआईएस टेबल्स नहीं बना सकते। उस केस में आपको एचक्यूएल जो है वो हेल्प करेगा, और एचक्यूएल में आप जॉइंस की क्वेरीज वगैरह लिख सकते हो, और अगर आपको वहाँ पे दिक्कत है तो आप नेटिव क्वेरी भी लिख सकते हो। नेटिव क्वेरी तो आप एकदम बढ़िया से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। रह गई बात, अब आप इसमें हाइबरनेट पे प्रैक्टिस क्या करोगे, तो हाइबरनेट में आप ट्रिकी जो चीज़ें हैं, मतलब कि डेट और टाइम स्टैम्प का जो मैनेजमेंट है, डेटाबेस अपने हिसाब से डेट और टाइम स्टैम्प को अंडरस्टैंड करता है, जावा अपने हिसाब से डेट और टाइम को अंडरस्टैंड करती है, हाइबरनेट एज ए मीडिएटर 99% तक सही काम करता है। लेकिन फिर भी आप एक बार उसको प्रैक्टिस करें कि मेरे एंटिटी के अंदर डेट टाइम और टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन, विदाउट टाइम जोन, इस तरीके से चीज़ें हैं और उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा। दूसरा आता है कि इसकी ज़्यादा चिंता ना करें, आपके पास जावा में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, दो ही तो चीज़ें, मैप है और लिस्ट है। मैप लिस्ट में हमने यहाँ पे देखा जो सेट है, सेट किस कैटेगरी में है, मैप कैटेगरी में है, लिस्ट कैटेगरी में है? हेलो लिस्ट में सर, सेट लिस्ट में है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, और हम अब नए टॉपिक के साथ कल से स्टार्ट करते हैं, एक नए आइडिया के साथ। और थैंक यू, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके मेरे 40-45 टेबलों की मैपिंग मुझे दे दी। मेरा बहुत सारा लेबर बचा है और आप लोगों ने ठीक ठीक प्रैक्टिस भी की है। 10 बार अगर आपने रिपोजिटरी बनाई है और 10 बार अगर आपने एंटिटी बनाई है तो होपफुली एंटिटी तो अब आपको काफ़ी, ये जो एंटिटी, टेबल और आईडी और कॉलम, ये 4 एनोटेशन की तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। जी सर। अब हम क्या करेंगे ना, हम इन्हीं एंटिटीज के ऊपर रेस्ट एपीआईज बना लेंगे। देखो यहाँ पर क्या था, ये वाला जो हमने प्रोग्राम बनाया था, ये वाला जिसके हमने बहुत सारे मेन्यूज बनाए थे, अब ये थोड़ा ना लंबा होता जा रहा था। लंबा इन द सेंस 40 हमारे पास एंटिटी है, और 40 एंटिटी का अगर मैं क्रूड ऑपरेशन करता हूँ तो 7 चौक 28, 280 मेरे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बन जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट एनी जॉइनिंग एंड मैपिंग एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। 40 एंटिटी है तो सब में इंसर्ट अपडेट डिलीट चलेगी, चल सकती है, यस और नो? तो 7 चौक 28, 280 एंट्री तो वैसे ही हो गई। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे काम करता हूँ। हम क्या करते हैं, हम हाइबरनेट एंटिटी की रिपोजिटरी बनाते हैं और उस रिपोजिटरी का कंट्रोलर बना लेते हैं। अब देखो रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास सेव, अपडेट, डिलीट और फाइंड 4 ऑप्शंस तो थे ही। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से ना पोस्टमैन में जाके पैकेज बना लेते हैं, मतलब अपना एक कलेक्शन बना लेते हैं। कलेक्शन के अंदर हम ये कर लेते हैं कि भाई ये मेरा एक एपीआई है गेट टैग्स, वो क्या करेगा, गेट रिस्पॉन्स देगा, इस यूआरएल पे देगा, ये आईपी देगा, कोई पैरामीटर वगैरह है नहीं, आ जाएगा। ऐड न्यू ट्यूटोरियल, पोस्ट मेथड है, इस आईपी पे जाएगा, ये जेसन लेके जाएगा। ये जेसन वही है जो मैं कंसोल में पूछता ना, एंटर योर टाइटल, एंटर डिस्क्रिप्शन, इज पब्लिश्ड
एंटर ट्रू और फॉल्स, कुछ भी जो भी मैं यूजर से पूछता हूँ वही है जेसन में जा रहा है। देन पोस्ट में, देन गेट में, ये इस तरीके से। इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी बनाई है और बनेंगी, क्योंकि इसमें मेरे पास है दो एंटिटी है, टैग एंड ट्यूटोरियल। टैग एंड ट्यूटोरियल जो अभी मैं बोल रहा था ना, ब्लॉग एंड टैग्स, वही है, ट्यूटोरियल एंड टैग्स, ब्लॉग एंड टैग्स एक ही बात है। 2 एंटिटी है तो 4 दूनी 8 तो मेरे उसके रिलेशन हो गए, 4 टैग से रिलेटेड एपीआई, 4 ट्यूटोरियल से रिलेटेड एपीआई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और 3-4 मेरे हो सकते हैं जब हम क्रॉस करते हैं टैग्स, वो टैग्स निकालो जिसमें ट्यूटोरियल आईडी x है, तो इसका मतलब हो गया कि टैग एंड ट्यूटोरियल मिलके काम करेंगे, तो 4-5 उसके भी हो सकते हैं। अभी इसमें 9 एपीआईज है, इसमें और एपीआईज अभी मुझे बनानी है। तो ये जो 9-10 एपीआईज है, ये मेरा एक मेन्यू हो गया, देख रहे हैं ना, ये मेरा एक मेन्यू की तरह काम कर रहा है। तो इंस्टेड मेकिंग मेन्यूज इन कंसोल, हम पोस्टमैन के कलेक्शन के तौर पे मेन्यूज बना देते हैं। जितनी एंटिटी, उस एंटिटी के हिसाब से जितने ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने हैं, उतना मैंने पोस्टमैन में कलेक्शन बना के टेस्ट कर लिया। जब ये टेस्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने यूआई डेवलपर को ये पोस्टमैन का पैकेजेस दे देते हैं, ये पोस्टमैन का प्रोजेक्ट उसको दे देते हैं वो, और डेमो सर्वर पे अपना प्रोग्राम को होस्ट कर देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, जो हमारा यूआई डेवलपर है वो क्या करता है, वो ये देखता है कि अच्छा टैग को ऐड करने में 3 इन्फॉर्मेशन पूछनी है, वो फटाफट से एक एंगुलर का फॉर्म बना देगा, उसमें 3 टेक्स्ट बॉक्स बना देगा, 2 टेक्स्ट बॉक्स और एक रेडियो बटन बना देगा, पब्लिश यस नो, और ये जेसन जो है उसका एंगुलर के फॉर्म से जनरेट हो जाएगा, एंगुलर के फॉर्म से जेसन जनरेट हो जाएगा, और वो पोस्ट एपीआई पे उसी एड्रेस पे अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट से उसको सबमिट करेगा, काम खत्म।